नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है बानसूर पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में। और दोस्तों, जैसा कि मुझे बताते हुए बड़ी खुशी और हर्ष हो रहा है कि आपका अपना जो महाविद्यालय है उसने आप सब विद्यार्थियों के हित के लिए पूर्व में भी और अब भी जो है निरंतर लगातार आपकी पढ़ाई अनवरत चलती रहे बिना किसी बाधा के व्यवधान के। इसके लिए ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन जो क्लासें हैं उनकी सुविधा भी पूर्व में भी की गई और अब भी आपकी ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्थाएं संस्था के द्वारा की गई हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यूजीसी ने जो कॉलेजी एजुकेशन है उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए और उन्हीं परिवर्तनों का जो असर है अपने ग्रेजुएशन की जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, उसके ऊपर भी पड़ा। उसका असर इस कदर पड़ा कि जहां पहले पठन पाठन की जो प्रक्रिया थी वो वार्षिक पद्धति पर थी, यानी लगभग साल भर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था और साल में एक बार एग्जाम होता था। लेकिन अब उसको सेमेस्टर सिस्टम में विभाजित कर दिया गया, यानी जैसे पहले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर अपनी होती थी ग्रेजुएशन में, बीए, बीएससी, बीकॉम में। अब उस बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के पार्ट कर दिए गए, उनको सेमेस्टरों में विभाजित कर दिया गया। जैसे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड, बीए पार्ट सेकंड ईयर के 2 सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ, और बीए पार्ट थर्ड ईयर के 2 सेमेस्टर फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर। इस तरह से सेमेस्टर वाइज आपकी परीक्षाएं होंगी और आपका सिलेबस होगा, आपका पाठ्यक्रम होगा, आपकी पठन पाठन की विषय वस्तु होगी। प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपने इस सेशन में, आज की अपनी इस क्लास में जो बीए पार्ट सेकंड ईयर, जिसको कि हम 2 सेमेस्टर में विभाजित कर सकते हैं, थर्ड और फोर्थ, जिसमें कि प्यारे विद्यार्थियों आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके हैं, संदेह अच्छे ही हुए हों, और अब आपकी जो फोर्थ सेमेस्टर की जो कक्षाएं हैं वो शुरू होने वाली हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है हम अपना जो बीए फोर्थ सेमेस्टर विषय जो हिंदी साहित्य है उसके पेपर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हमें ध्यान रहे कि जब हम कोई भी टारगेट, कोई भी मंजिल, कोई भी लक्ष्य अचीव करते हैं तो वो लक्ष्य हमारी निगाह में होना चाहिए कि हमारी मंजिल कहाँ है, कितनी दूरी पे है, और फिर उस मंजिल को पाने के लिए हमें दोस्तों योजना बनानी पड़ती है और फिर उस योजना को क्रियान्वित करना पड़ता है और साथ में मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के हम अपना लक्ष्य पाते हैं। तो अब हमारे सामने जो टास्क है, जो लक्ष्य है, वो तो स्पष्ट हो गया कि हम अपने बीए पार्ट फोर्थ सेमेस्टर का जो विषय हिंदी साहित्य है उसमें अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, अच्छे अंकों से अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कैसे करें। तो इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों, इस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे समक्ष जो है अब बहुत सारी चुनौतियां और बाधाएं हैं, लेकिन उन बाधाओं से पार पाने के लिए हम योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे जिससे कि हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसी योजना का एक हिस्सा है कि दोस्तों, जब हम कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसके पेपर की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले हमें उस विषय, उस पेपर, उस परीक्षा से संबंधित जो सिलेबस होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और फिर पाठ्यक्रम को जानने के उपरांत जो है साथियों, वो जो पाठ्यक्रम है वो पेपर में कैसे आएगा, यानी जो चीज हम पूरे सत्र पर्यंत, पूरे सेमेस्टर में पढ़ेंगे
वो हमारे द्वारा पढ़ा हुआ पेपर में कैसे आने वाला है, उसमें से पेपर में कितनी व्याख्या आएंगी, कितने निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, कितने अति लघुत्तरात्मक आएंगे, कितने लघुत्तरात्मक आएंगे, कितने बहुविकल्पीय एमसीक्यू आएंगे। तो ये चीज भी हमारे समक्ष साथियों क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। मैंने देखा है इतने वर्षों के अध्यापन कार्य के अनुभव में कि बच्चों को, विद्यार्थियों को अपना सिलेबस तक पता नहीं होता है और उन्हें पेपर का जो पैटर्न, जो प्रारूप है वो नहीं पता होता है। सीधा एग्जाम हॉल में आते हैं, एक दो दिन पहले कोई बाजार से छोटी मोटी किताब, जिसको आप सीरीज वगैरह कहते हो, वो खरीद करके और अपना पेपर दे आते हैं। ऐसे ही वो फिर हो सकता है पास तो हो जाएं, लेकिन लर्निंग क्या किया, सीखा क्या? सीखेंगे तो दोस्तों हम तभी जब नियमित हम अपनी कक्षाएं लेंगे और निरंतर लगातार हम योजनाबद्ध तरीके से मेहनत करेंगे। देखिए, जीवन में यदि सफल होना है दोस्तों, तो आपको भीड़ से अलग चलना पड़ेगा। कौओं की सभा में बैठा हुआ हंस अलग ही नजर आता है, तो तय आपको करना है कि अब कौवा बनना है या हंस बनना है। हंस बनने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी भीड़ से अलग दिखने के लिए। तो आप लोगों को जो है प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, निरंतर ऑफलाइन आओ तो ऑफलाइन भी लेनी है और ऑनलाइन भी आपको क्लासें लेनी है, जो भी कोई दिक्कत आए तो हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य यही है कि बानसूर पीजी महाविद्यालय में अध्ययन करने वाला, एडमिशन प्रवेश लेने वाला विद्यार्थी किसी भी प्रकार से अपनी कक्षाओं से वंचित ना रहे। वो महाविद्यालय आए तो अपनी ऑफलाइन क्लासें ले और यदि महाविद्यालय नहीं आ सके तो वो ऑनलाइन क्लास भी ले सकता है। इसके अतिरिक्त आपको पता है कि महाविद्यालय ने आपको बुक्स भी, बुकलेट भी प्रोवाइड करवाई हैं। तो ये मुझे कहते हुए कतई गर्व नहीं हो रहा है, गुमान, अभिमान, अहंकार नहीं हो रहा है और अतिशयोक्ति भी नहीं है। मुझे कहना पड़ रहा है, स्पष्ट आपको बता दूं खुशी के साथ, कि आपका अपना जो ये महाविद्यालय है, आप बच्चों के हित के लिए जो होगा वो निसंदेह करेगा, मेहनत के साथ में, ईमानदारी के साथ में, पूरा का पूरा। तो आइए, आज की अपनी ये जो क्लास है, आज इस सेशन में हम लोग, जैसा कि मैंने बताया कि जो बीए पार्ट, जो अपना सेकंड ईयर है, जिसको कि 2 सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ में विभाजित किया गया है, तो उसका जो फोर्थ सेमेस्टर है उसके हिंदी साहित्य के पहले तो हम दोस्तों पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों से बात करूं तो आपको ध्यान देना है पूरा का पूरा कि किस प्रकार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम चर्चा करेंगे अपने बीए चतुर्थ सेमेस्टर पर, ठीक है। और जो है विषय है अपना कौन सा, हिंदी साहित्य। अब देखिए, हिंदी साहित्य जो है उसके तीसरे सेमेस्टर में आपने रीतिकालीन काव्य पढ़ा, ठीक है। लेकिन चौथे सेमेस्टर में जो है ना दोस्तों, जो पेपर आपके चलेगा जिसका नाम है नाटक एवं एकांकी, ये आपके पेपर का नाम है, नाटक एवं एकांकी, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हमें पेपर का नाम पता चल गया कि नाटक एवं एकांकी है। अब इस पेपर के अंतर्गत, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो पढ़ने के लिए विषय वस्तु जोड़ी गई है वो क्या क्या है, कितनी इकाइयां जो हैं वो अपने पाठ्यक्रम में हैं और प्रत्येक इकाई में क्या क्या अपने शामिल किया गया है, वो सब हम प्यारे विद्यार्थियों देखने वाले हैं। और फिर जैसे ही हम पूरे सिलेबस के ऊपर चर्चा कर लेंगे तो पूरी एक तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि ये हमारा जो है चतुर्थ सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी साहित्य का सिलेबस है। और फिर सिलेबस जानने के बाद में जो है प्यारे बच्चों, पेपर का पैटर्न जान लेंगे हम और उसके बाद में जो है बारीकी से हम आगे निरंतर लगातार बिल्कुल इकाई वाइज जो है हम जो भी अपनी चीज़ें जोड़ी गई हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अब ये अपने पेपर का क्या है, नाम है। अब आगे मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो जो है पेपर का नाम जो है हमारे सामने हो गया है क्लियर। अब दोस्तों यहाँ मैं आपसे बात करूं
तो पाठ्यक्रम के ऊपर मैं आप लोगों से चर्चा कर लूं। पेपर का नाम पता चल गया कि अपने पेपर का नाम क्या है, नाटक एवं एकांकी। क्या नाम है दोस्तों जो है पेपर का, वो है नाटक एवं एकांकी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके पाठ्यक्रम को जो है ना दोस्तों जो है अलग अलग इकाइयों में विभाजित किया गया है। जैसे कि बात करूं प्रथम इकाई, तो प्रथम इकाई जो है उसमें हम प्यारे विद्यार्थियों नंबर एक जो प्रकरण है हमारा, वो है हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। यानी हिंदी में जो नाटक विधा है उसका आगमन कैसे हुआ, उसका सूत्रपात कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, और फिर वो अपने आज के वर्तमान स्वरूप में उसका जो विकास है वो कैसे हुआ, ये हम लोग जानने वाले हैं। उसके बाद दूसरा जो भाग है, दूसरा जो प्रकरण है, उसमें हम देखेंगे हिंदी नाटक का स्वरूप, यानी उसका रूप कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, वो हम जानने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों तीसरा जो बिंदु है उसमें हम पढ़ेंगे हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास, और चौथे बिंदु में हम पढ़ेंगे हिंदी एकांकी का स्वरूप। ये हम लोग जानने वाले हैं। इसके बाद में हम दोस्तों जो है पांचवें बिंदु में हिंदी के प्रमुख नाटक एवं नाटककार, और छठे बिंदु में जो है हिंदी के प्रमुख एकांकी एवं एकांकीकार, हम ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो बीए चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी साहित्य का जो है प्यारे बच्चों पेपर जो है जिसका नाम है नाटक एवं एकांकी, जिसके पाठ्यक्रम की पहली इकाई में जो है वो हम दोस्तों हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, ठीक है, उसके बाद हिंदी नाटक का स्वरूप, इसके बाद में हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास, फिर हिंदी एकांकी का स्वरूप, और फिर हिंदी के प्रमुख नाटक एवं नाटककार, और फिर उसके बाद हिंदी के प्रमुख एकांकी एवं एकांकीकारों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहली जो इकाई है बहुत महत्वपूर्ण इकाई है दोस्तों। खैर वैसे तो आपके पाठ्यक्रम में जो भी चीज जोड़ी गई है वो सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे शरीर के सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, यदि एक अंग को हटा दिया जाए तो हम अपंग अपाहिज हो जाएंगे एक तरीके से। तो जिस प्रकार से शरीर के सभी अंग महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से हम जिस भी विषय को, हम जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके पाठ्यक्रम में जो भी चीजें जोड़ी गई हैं वो सब महत्वपूर्ण होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सारा आपको पढ़ना है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, ये जो पहली इकाई है ये एक ऐसी इकाई है कि यदि आप हिंदी साहित्य का अपने आप को विद्यार्थी सच्चे मायने में मानते हैं तो निसंदेह हिंदी में जो अलग अलग विधाएं चलती हैं, चाहे वो पद्य की हो या फिर गद्य की, तो उनमें इनका स्थान नाटक और एकांकी का भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो निसंदेह ये जो प्रकरण है नाटक एकांकी, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, ये हमारे लिए जीवन पर्यंत चलने वाला है। एक बार यदि आप इसको अच्छे से सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, अच्छे से इसके बारे में पूरा जान लेंगे, तो फिर ये आपके लाइफ टाइम जीवन पर्यंत काम आने वाला है। ऐसी दवा है जिसका असर हमेशा आपके जीवन में रहने वाला है। तो बहुत महत्वपूर्ण जो है प्यारे बच्चों ये हमारी इकाई है। शायद तस्वीर क्लियर हो गई होगी आपके समक्ष। जो पाठ्यक्रम है उसकी पहली इकाई में हम लोग इन बिंदुओं के ऊपर क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, चर्चा करने वाले हैं। आइए अब हम रूबरू होते हैं जो हमारा पाठ्यक्रम में है उसकी जो अगली इकाई है कि वो अगली इकाई कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, द्वितीय जो इकाई है हमारी, दूसरी इकाई में जो है अपने प्यारे बच्चों नाटक जोड़ा गया है एक, ठीक है, और नाटक का नाम क्या है, एक और द्रोणाचार्य। नाटक का क्या नाम है, एक और द्रोणाचार्य, और उसके जो नाटककार हैं वो हैं शंकर शेष। बड़ा अच्छा नाटक है ये, बहुत अच्छा नाटक है, निसंदेह आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लाने वाला है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है,
जब नाटक की विषय वस्तु के बारे में जानेंगे, कथा वस्तु के बारे में जानेंगे, विस्तृत आपसे चर्चा करने वाले हैं इसके सारे पहलुओं पर। तो आपने देखा कि दूसरी जो इकाई है अपने इस पेपर की, नाटक और एकांकी वाले की पाठ्यक्रम की, तो उसमें हम पढ़ेंगे नाटक शंकर शेष द्वारा रचित एक और द्रोणाचार्य। इसके बाद मैं आगे दोस्तों आपसे चर्चा करूं तो इकाई नंबर जो 3 है पाठ्यक्रम की, तो तीसरी इकाई में जो है अपने प्यारे बच्चों 4 एकांकी जोड़े गए हैं। समझ में आई ये बात? ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? और उनमें है नंबर 1 पे पृथ्वीराज की आंखें, जिसके रचनाकार हैं, एकांकीकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। बहुत जो है शानदार और अच्छा एकांकी है ये, ठीक है। ऊसर भुवनेश्वर, अगला जो एकांकी है वो है ऊसर, जिसके एकांकीकार हैं भुवनेश्वर। और उसके बाद है सूखी डाली, जिसके एकांकीकार है उपेंद्र नाथ अस्क। क्या है? उपेंद्र नाथ अस्क। ये आयक नहीं बल्कि उपेंद्र नाथ अस्क, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर। ये माथुर, ये आपको ध्यान रखना है, ये माथुर है, माथुर, जगदीश चंद्र माथुर, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीसरी इकाई में हमारे जो है वो क्या जोड़ा गया है अरे बच्चों, 4 जो हैं एकांकी जो हैं वो सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आप लोगों से चर्चा करूं दोस्तों, तो आगे जो है वो अगली जो इकाई है नंबर 4, इस नंबर 4 इकाई में भी जो है दोस्तों अपने 4 एकांकी जो हैं वो पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं, वो आपको ध्यान रखना है। नंबर जो है आगे नए मेहमान, एकांकीकार हैं उदय शंकर भट्ट। और नंबर 6 पे हैं अंडे के छिलके, मोहन राकेश। और बसंत ऋतु का नाटक लक्ष्मी नारायण लाल जो हैं वो एकांकीकार हैं। और हरित गंधा हमीदुल्ला, ये जो है 4 एकांकी जो हैं वो इधर आपके सम्मिलित किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जो है हमारी जो पहली जो योजना का हिस्सा था कि अपना जो ये बीए पार्ट जो 4th सेमेस्टर जो चतुर्थ सेमेस्टर है उसके हिंदी साहित्य का जो पेपर प्रश्न पत्र है नाटक एकांकी एवं नाटक जो है उसका जो सिलेबस है वो हमने देखा कि जो पाठ्यक्रम है वो कितनी इकाइयों में विभाजित है, 4 इकाइयों में विभाजित है। जहां हमने पहली इकाई में जो है दोस्तों पाठ्यक्रम के तहत चर्चा की कि हम लोग जो हैं पहली इकाई में जो है वो एकांकी एवं नाटक के उद्भव और विकास, उसके स्वरूप तथा प्रमुख नाटककार और नाटक, प्रमुख एकांकीकार और एकांकी जो हैं उनके ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरा जो हमारा खंड था पाठ्यक्रम का, जो दूसरी इकाई थी, उसमें हम जो है एक और द्रोणाचार्य जो नाटक है शंकर शेष द्वारा रचित, उसका क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। और उसके बाद तीसरी और जो चौथी इकाई है हमारे पाठ्यक्रम की, उनमें क्रम से 4 जो है वो एकांकियां जो हैं पाठ्यक्रम में क्या की गई हैं, सम्मिलित की गई हैं, जिनके नाम अपन ने अभी देखे। तो दोस्तों निसंदेह आपके समक्ष जो है पाठ्यक्रम की इस पेपर की पूरी जो तस्वीर है वो साफ हो गई होगी। अब जो है पाठ्यक्रम की तस्वीर साफ होने के बाद में हम जो है निरंतर लगातार जो है पढ़ेंगे। तो ये जो हम पढ़ेंगे परीक्षा से पूर्व, लेकिन परीक्षा में ये पढ़ी हुई विषय वस्तु, ये पाठ एकांकी नाटक, ये सब कैसे आने वाले हैं, इनमें से किस तरह के प्रश्न हमारे पेपर में आने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बेहद क्या है, जानना जरूरी है, आवश्यक है। तो मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब हम पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा करने के उपरांत जो है अब हम
पेपर का जो प्रारूप है, प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो प्रश्न पत्र है उसका प्रारूप और अंक विभाजन क्या होगा। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपना ये जो पेपर है, जैसा कि यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है, उसके दिशा निर्देश है, उनके अनुरूप मैं बात कर रहा हूं। उसी के अनुरूप आपके पाठ्यक्रम के ऊपर मैंने चर्चा की, और यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन दिशा निर्देश के अनुरूप ही जो है मैं उन्होंने जो साइट के ऊपर जो है अपने पेपर का जो प्रारूप डाला हुआ है, उसी के आधार पर मैं चर्चा कर रहा हूं। यदि विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार का परिवर्तन करता है, बदलाव करता है, तो निसंदेह जो है वो सूचना आप तक अपडेट हो जाएगी, नई सूचना आप तक पहुंचेगी। आप इसके लिए बिल्कुल भी संदेह ना करें। तो ये जो पेपर है अपना, इसके लिए 3 घंटे की समय अवधि निर्धारित की गई है। यानी पेपर को करने के लिए 3 घंटे निर्धारित किए गए हैं। तथा पेपर के लिए मैं यदि बात करूं पूर्णांक की, यानी पेपर कितने अंक का होगा, तो 120 अंकों का होगा। वैसे यदि कुल अंक भार की मैं बात करूं तो 120 का तो अपना ही पेपर होगा, विश्वविद्यालय पेपर। तथा महाविद्यालय स्तर पर 30 नंबर की जो है अपनी आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा होगी। आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा होगी। आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है 120 और 30 को जोड़ें तो 150 अंक का जो है अपना पूरा पेपर होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी 120 का तो विश्वविद्यालय पेपर और 30 नंबर जो है आपके आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के। तो इस तरह से दोनों को यदि हम जोड़ देंगे, योग कर देंगे, तो कुल 150। तो 150 में से आपको जो है वहां अंक मिलने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक विशेष बात और बता दूं मैं, आपके सामने दिक्कत नहीं आए और आप सजग भी हो जाएं। देखिए 120 जो नंबर है आपके, ये इस पेपर को पास होने के लिए, खैर मुझे उम्मीद है, आशा है, और अपने छोटे बहन भाइयों पे मुझे पूरा यकीन विश्वास है कि आप केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि लर्निंग सीखने के लिए और बेहतर परफॉर्म करने के लिए, बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करने के लिए पढ़ रहे हैं। प्रथम श्रेणी के 70, 80, 75, 90% तक अंक हासिल करने के लिए, मेरिट में आने के लिए, गोल्ड मेडल लेने के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि पास होने के लिए कितने मार्क्स आप लोगों को चाहिए, वो हमारे लिए बेहद क्या है, जरूरी है। तो भाई मैं आपको बता दूं, आपको पास होने के लिए 120 में से 48 नंबर लेना बेहद जरूरी है। 120 में से ये जो 30 वाला जो मामला है ना, ये तो आप दूर रखिएगा। यदि जब तक आप 120 में से 48 नंबर नहीं ले लेंगे, इस 30 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, आप फेल होने वाले हैं। यदि इधर आपके 49 आ गए, 48 आ गए, तो इसमें से ये 30 और जुड़ जाएंगे। इस तरह से फिर आपके 78 नंबर हो जाएंगे और आपका ये पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि इसमें से आपके 47 भी नंबर रह गए ना, तो आपका ये पेपर बैक रह जाएगा, ड्यू रह जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है पूरा का पूरा। तो पास होने के लिए आपको 48 अंक लेना बेहद क्या है, जरूरी है। और 48 अंक लेने के उपरांत पास होने के बाद कि इन 30 नंबरों की वैल्यू है, इन 30 अंकों का महत्व है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम जानना चाहते हैं कि ये जो 120 अंकों का अपना पेपर होने वाला है, तो पाठ्यक्रम में जो है पेपर में आने वाला क्या क्या है। जैसे पाठ्यक्रम की 4 इकाई थी, तो उन 4 इकाइयों में से अपने किस इकाई में से किस तरह के, किस प्रकार के, किस शैली के, किस श्रेणी के प्रश्न पूछे जाने हैं, वो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं मित्रों। तो देखिए, जिस तरह से हमने पाठ्यक्रम को 4 भागों में, 4 खंडों में, 4 इकाइयों में विभाजित किया, उसी प्रकार से हम प्रश्न पत्र को जो है 3 खंडों में, 3 भागों में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। जो पेपर है आपका वो 3 खंडों में विभाजित होगा, विभक्त होगा। यदि मैं मित्रों बात करूं आपसे खंड ए की, इसकी खंड ए की,
तो जो हमारा खंड ए है ना पेपर का, उसके अंतर्गत जो है प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम से, देखिए संपूर्ण पाठ्यक्रम में कितनी इकाई हैं, 4 इकाई हैं, आपको पता है। पहली इकाई में नाटक और एकांकी के उद्भव, विकास, स्वरूप, प्रमुख नाटककार, एकांकीकार, प्रमुख एकांकी और नाटक आदि के बारे में। दूसरी इकाई में जो है एक और द्रोणाचार्य नाटक, और फिर तीसरी और चौथी इकाई में जो है 4-4 एकांकियां अपने हैं। तो जो पाठ्यक्रम की चारों जो इकाइयां हैं हमारी, उन चारों इकाइयों में से खंड ए में एक प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 10 अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के क्या दीजिए, उत्तर दीजिए। यानी एक प्रश्न होगा और उसमें फिर आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्न देगा, और उन दिए गए अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में से आपको 10 प्रश्नों के क्या देने हैं, उत्तर देने हैं, जो कि अति लघुत्तरात्मक श्रेणी के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस तरह से जो आपके पेपर का खंड ए है उसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा, और उस एक प्रश्न में जो है आपसे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछेगा, और उन अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में से आपको 10 अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और ये जो प्रश्न होंगे सारे, ये दोस्तों पाठ्यक्रम की जो चारों इकाइयां हैं उनके ऊपर आधारित होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया होगा आप लोगों को। अब मैं आगे आप लोगों से बात करूं साथियों, तो खंड ब, खंड ब के अंतर्गत पेपर के खंड ब के अंतर्गत जो है प्रश्न संख्या 2, 3, 4 और 5। खंड ए में पहला प्रश्न होगा जिसमें अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, और पेपर के खंड ब में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर का प्रश्न संख्या 2, 3, 4 और 5। ये जो 4 प्रश्न होंगे ना दोस्तों, ये जो 4 प्रश्न होंगे हमारे, वो सप्रसंग व्याख्या से संबंधित होंगे। और ये जो व्याख्याएं पूछी जानी है, ये पाठ्यक्रम की इकाई दूसरी, तीसरी और चौथी। जहां आपको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि पाठ्यक्रम की इकाई 2 में नाटक है, हाँ, एक और द्रोणाचार्य, और तीसरी और चौथी इकाई में 4-4 एकांकियां, आपको पता होना चाहिए। तो जो 4 व्याख्या पूछी जाएंगी पेपर के खंड ब में, तो उसमें 2 व्याख्याएं जो होंगी वो तो दोस्तों अपना जो नाटक है एक और द्रोणाचार्य, उससे पूछी जाएंगी। और 2 व्याख्याएं जो हैं उनमें एक व्याख्या जो है इकाई 3 की जो 4 एकांकियां अपने पाठ्यक्रम में हैं उनसे, और एक व्याख्या जो है वो चौथी जो इकाई है जिसमें 4 एकांकी हैं उनसे पूछी जाएगी। इस तरह से जो है 4 व्याख्याएं अपने पाठ्यक्रम से पूछी जाएंगी। पाठ्यक्रम की इकाई 2, 3 और 4। पाठ्यक्रम की इकाई 2 से 2 व्याख्या, इकाई 3 से 1 व्याख्या और इकाई 4 से 1 व्याख्या। और प्रत्येक व्याख्या में आपको विकल्प मिलेगा, यानी मुख्य मूलतः 4 व्याख्याएं, और उन 4 व्याख्याओं के आपको क्या मिलेंगे, 4 विकल्प मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक जो व्याख्या है ना वो कितने अंक की होगी, 10 अंक की होगी, 10 अंकों की होगी। इस तरह से 40 नंबर की अंकों की अपने क्या आने वाली हैं, व्याख्या आने वाली हैं। ये आपको क्या रखना है साथियों, ध्यान रखना है पूरा का पूरा। इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी बहुत आसानी से। अब मैं आप लोगों से यदि बात करूं आगे, तो साथियों जो पेपर का खंड स है, और ये अंतिम खंड भी है, पेपर का खंड स जो कि पेपर का अंतिम खंड भी है। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, पेपर के खंड से और अंतिम खंड से जो है ना अपने प्रश्न पत्र में जो है 4 प्रश्न पूछे जाने हैं। प्रश्न संख्या 6, 7, 8 और 9। 6, 7, 8 एवं 9, इस तरह से कुल 4 प्रश्न पूछे जाने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो प्रश्न पूछे जाने हैं ना, ये प्रश्न जो हैं वो पाठ्यक्रम की चारों इकाइयों से एक एक प्रश्न पूछा जाना है। पहली इकाई से भी एक, दूसरी इकाई से भी एक, तीसरी इकाई से भी एक और चौथी इकाई से भी एक। अब पाठ्यक्रम की चारों इकाइयों में जो विषय वस्तु, जो भी प्रकरण, जो भी बिंदु जोड़े गए हैं, उनसे आप परिचित अच्छे से हो ही गए हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो
खंड 6 के अंतर्गत 4 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, वो पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई से पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न में विकल्प देगा, ये भी आपको ध्यान रखना है पूरा का पूरा, स्पष्टता मैं आपको बता दूं। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। यहाँ जो प्रत्येक प्रश्न होगा वो कितने अंकों का होगा, 15 अंकों का होगा। इस तरह से 4 प्रश्न कितने अंकों के हो गए, 60 अंकों के हो गए। ये आपको क्या रखना है साथियों, ध्यान रखना है इस बात का पूरा। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने अपने बीए पार्ट सेकेंड ईयर के, जिसको 2 सेमेस्टरों में विभक्त किया गया है, थर्ड और फोर्थ, तृतीय और चतुर्थ, तो हमने बीए चतुर्थ सेमेस्टर का जो विषय हिंदी साहित्य है, उसके पेपर जिसका नाम है नाटक एवं एकांकी, उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम के ऊपर विस्तृत हमने लोगों ने क्या की, चर्चा की। और उसके बाद में यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है प्रस्तावित जो भी उन्होंने पेपर का ब्लूप्रिंट पैटर्न प्रारूप दे रखा है, उसके अनुरूप जो है पाठ्यक्रम के साथ साथ हमने प्रश्न पत्र का प्रारूप जो है वो भी जाना, उस पर भी हम लोगों ने क्या की, चर्चा की। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको इस क्लास के अंतर्गत जो भी बिंदु बताए गए हैं उनमें आपको निसंदेह कोई दिक्कत नहीं होगी, शायद मुझे ये पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है। दोस्तों, आज की अपनी ये जो क्लास है जिसमें अपन ने जो है बिल्कुल बारीकी से चर्चा की, तो पहली जो बाधा है वो हमने क्या कर ली है, पार कर ली है। और अब पाठ्यक्रम और पेपर का पैटर्न प्रारूप हमारे समक्ष क्लियर हो चुका है। और अब पेपर का पैटर्न और प्रारूप क्लियर होने के उपरांत जो है आगे हम अगली जो अपनी क्लास रहेगी उसमें जो है बारी बारी से जो है हम लोग अपने पाठ्यक्रम में जो भी चीज़ें जोड़ी गई हैं उनका हम बहुत बारीकी से विश्लेषण करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिएगा और निरंतर लगातार जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हुए अपने और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, जितनी भी बुरी आदतें हैं उनका त्याग कीजिएगा और लगातार जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी बाधाएं परेशानियां आए उन बाधाओं से आपको पार पाना है। और यदि हमने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया तो इस संसार में कोई भी काम मनुष्य से अछूता नहीं है, वो चाहे जो प्राप्त कर सकता है। बस मजबूत इरादे और दृढ़ संकल्प जो है यदि हमारे अंदर हो तो हम कुछ भी तो कर सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण एलन मस्क जैसे लोग हैं। तो हमें भी अपने अंदर जो है जिज्ञासा उत्पन्न कर करके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होकर के लगातार निरंतर परिश्रम करते रहना है। क्योंकि किसी ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। किसी को बिन मांगे मोती मिले तो किसी को मिले ना भीख, लेकिन जो निरंतर अथक परिश्रम करते हैं उनकी सदा होती है जीत, उनकी सदा होती है जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हम यदि मन से हार गए तो हम हार जाएंगे, लेकिन हमने सोच लिया कि हमें हर हाल में जीतना है तो निसंदेह हम जीत ही जाएंगे। तो मजबूत इरादों के साथ, दृढ़ संकल्पों के साथ जो है, सीखने की भावना के साथ में जो है, आगे बढ़ने की भावना के साथ में जो है आपको अपने जीवन में काम करना है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद, साधुवाद। लगातार आप जुड़ते रहिएगा और यूं ही आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।